आज आरती बहुत खुश थी। कई सालों बाद उसकी मनोकामना पूरी हुई थी। आज उसके सुहागरात थी। आदित्य कमरे में आया। आज इतने धीरे से उसका घूंघट उठाया और आरती को बाहों में भर लिया। वो उसके चेहरे को चूमने लगा। आज आरती भी आदित्य में समा जाना चाहती थी और उन्होंने सारी हदें तोड़ते हुए एक दूसरे में समा गए, प्यार की गहराइयों में खो गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपके कमेंट से हमें नई ऊर्जा मिलती है। आरती ने कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया और धम्म से पलंग पर बैठ गई। नया नया घर, नई नई दुल्हन, सब कुछ उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। 25 वर्ष की उम्र में इतना सब कुछ देखा था कि बस ऐसा लगता था कि जीवन खत्म हो जाए। अब बहुत हो चुका। हर क्षण उसे यही एहसास होता कि असंख्य निगाहें उसके शरीर को भेदती हुई पार निकल जाती और आत्मा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर जाती। पलंग पर लेटते ही उसकी निगाहें छत पर टिक गईं। पंखा पूरी तेजी से घूम रहा था। कमरे की ट्यूबलाइट बंद थी। एक पीला बल्ब बीमार सी पीली रोशनी फेंक रहा था। अचानक उसकी निगाहें कमरे के कोने में फैले एक जाले पर पड़ी, जिसमें एक बड़ी सी मकड़ी झूल रही थी। कम रोशनी के कारण जाला पूरी तरह दिख नहीं रहा था, लेकिन मकड़ी के झूलने की वजह से उसका आभास जरूर हो रहा था। वो एकटक उसे देखती रही। पता नहीं क्यों जाला उसे सम्मोहित कर देता है। उसे लगता है कि इस जाल में फंसी मकड़ी की तरह ही उसका जीवन भी है। आज 1 महीना हो गया उसकी शादी को, पर हर पल बेचैनी और घबराहट उसे घेरे रहती है। रोज माँ का फोन आता है। हमेशा एक ही बात पूछती हैं, कैसे लोग हैं आरती? नीरज कैसा है? उसके माता पिता का व्यवहार ठीक है? चल भैया, वैसे भी पढ़े लिखे लोग हैं। माँ बार बार उसे कुरेदती, पर उसका जवाब हमेशा एक जैसा ही होता, हाँ मम्मी, सब अच्छे हैं। वैसे भी यह उत्तर उसके जीवन की नियति बन गया था। चाहे कोई कुछ भी पूछता, उसकी जबान से तो सिर्फ इसके अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता था। चाहे कोई उसे मार ही क्यों न डाले। पहले ही उसने माँ बाप को कितने दुख दिए हैं। पुराने ख्यालों से जुड़े माँ बाप के लिए ये कितना दुखद अनुभव था कि मात्र 25 साल की उम्र में उन्हें उसकी दूसरी शादी करनी पड़ी। उसकी आंखें डबडबा आईं। पीली रोशनी उसे चुभती हुई महसूस हुई। उसने उठकर लाइट बंद की और दोबारा लेट गई। आंसू बरबसी निकलकर गालों पर धुलकने लगे। 3 साल पहले उसका जीवन कितना खूबसूरत था। पंछी की तरह स्वच्छंद, खिली पढ़ाई लिखाई करती, खेलती कूदती एक अबोध युवती। माँ बाप भले ही बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, अधिक सुख सुविधाएं भी नहीं थीं, लेकिन घर का माहौल कुल मिलाकर बहुत अच्छा था। वैसे घर में था भी कौन? अम्मा बाबूजी, वो खुद और छोटा भाई अर्जुन, जो अभी हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके निपटा था। दोनों भाई बहनों के बीच गहरी समझ थी। घर पर माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक बार बातों बातों में बहू की बात चलने लगी, पर फिर सभी को लगा कि पहले लड़की के हाथ पीले हो जाएं, फिर अर्जुन के बारे में सोच सकते हैं। स्वयं अर्जुन भी यही सोचता था। आरती परिवार के इस आकस्मिक निर्णय से हैरान रह गई। अभी से शादी? अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, पूरी 22 साल की भी नहीं हुई। उसने बहुत विरोध किया। लाड़ा प्यार में पली आरती का विरोध सफल भी हो जाता, पर तभी एक घटना घट गई। पड़ोस के राजेंद्र जी के लड़के की शादी में विवेक व उसके परिवार वाले आए। 2-4 दिन साथ रहे। राजेंद्र जी से इनके संबंध बहुत अच्छे थे। उनकी लड़की पूजा आरती की अच्छी सहेली थी। घर पर आना जाना था। आरती के परिवार वालों ने भी कामकाज में हाथ बटाया। इस दौरान सभी लोग न केवल एक दूसरे के संपर्क में आए, वरन प्रभावित भी हुए। विवेक का परिवार जल्दी ही विदा तो हुआ, पर थोड़े ही दिन बाद उनका प्रस्ताव भी आ गया। प्रस्ताव था विवेक व आरती की शादी का। आरती के पिताजी शादी की सोच तो रहे थे, पर यह बात अभी तक केवल विचारों में ही थी। जीवन में कई बार इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। आदमी किसी बात के लिए अपनी मानसिकता तैयार करता है, लेकिन एकदम से ही स्थिति सामने आकर खड़ी हो जाए तो वह हड़बड़ा जाता है।
आरती के घर वाले इस अप्रत्याशित स्थिति से असमंजस में पड़ गए, क्या करें क्या न करें। पहले तो यही सोचा कि अभी से शादी करके क्या करेंगे, अभी उम्र ही क्या है, पर अंततः रिश्तेदारों से बातचीत की तो उनकी सोच बदल गई। सभी ने एक ही बात कही, भाई शादी तो करनी ही है, ऐसी कम उम्र तो है नहीं, 22 की होने वाली है। लड़की की शादी समय से हो जाए वही अच्छा है, फिर 2-3 साल बाद परेशानी शुरू हो जाएगी, तब फिर दुनिया भर में भागते फिरो और 2-4 साल और निकल गए तो लड़की को कुंठाएं घेर लेंगी और माँ बाप की नींद हराम हो सो अलग। फिर इससे अच्छा परिवार उन्हें भला कहाँ मिलेगा। लड़का सुंदर है, अच्छा कमाता है, पिताजी अच्छे खासे पद पर थे, अभी काफी नौकरी बाकी थी, कोई लड़की नहीं, बस एक छोटा भाई जरूर था। सीमित परिवार, इससे अच्छा विकल्प मिलना बहुत मुश्किल था। और फिर आरती का भी इतना सशक्त विरोध नहीं रहा, वह बिल्कुल ही घरेलू लड़की थी, पढ़ने में औसत थी ही और जीवन के बारे में कोई बड़ी भारी योजनाएं थी भी नहीं। कुल मिलाकर चट मंगनी और पट ब्याह, सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया। हंसती खिलखिलाती आरती विदा हुई और विवेक के घर पहुंच गई। शुरू में सब अच्छा रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। घर वालों की असलियत धीरे धीरे सामने आ गई। अपने पढ़े लिखे व कमाऊ लड़के के लिए साधारण सा दहेज पाकर वे जरा भी संतुष्ट नहीं हुए। रिश्तेदारों की व्याख्या ने आग में घी का काम किया और धीरे धीरे छोटे से असंतुष्टि के बीज ने दावानल का रूप ले लिया। फिर क्या था, हर बात में कमी, हर बात पर शिकवा शिकायत। सारी बातें इतना गंभीर रूप नहीं लेती, लेकिन विवेक भी अपने माता पिता के सुर में सुर मिलाकर बोलने लगा। आरती सुदन थी, पढ़ी लिखी थी, पर उसकी मानसिकता घरेलू लड़की की थी। जब विवेक अपने साथ काम कर रही लड़कियों से आरती की तुलना करता तो उसे कुंठा घेर लेती। उसे लगता कि उसके लिए तो एक प्रोफेशनल लड़की ही ज्यादा अच्छी रहती। बस फिर क्या था, आरती का जीवन बिल्कुल ही नरक हो गया। जहां तक उसके बस में रहा उसने सहा भी, पर जब पानी सिर से गुजरने लगा तो उसे मजबूरन घर वालों को बताना पड़ा। घर वाले उसकी बातें सुनकर सन्न रह गए। उनके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत हाथ पांव जोड़े, मनोहर मन्नतें की, पर कोई परिणाम नहीं निकला। और फिर धीरे धीरे ये भी नौबत आ गई कि छोटी मोटी बातों पर विवेक उसके साथ मारपीट करने लगा। सारे घर वाले मूकदर्शक बनकर तमाशा देखते रहते। आरती को लगा कि अब कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए वह घर छोड़कर वापस मायके आ गई। माँ बाप ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें बहुत धक्का लगा। अर्जुन तो गुस्से के मारे पागल हो गया। पिताजी ने ताऊजी को बुलवाया। सलाह मशविरा चल ही रहा था कि एक दिन आरती के नाम तलाक का नोटिस आ पहुंचा। घर के आंगन में तो सन्नाटा पसर गया। अम्मा बाबूजी दोनों ने जीवन देखा था। वे मतभेद की घटनाओं से दुखी हुए, पर उन्हें इस परिणाम का जरा भी एहसास नहीं था। उन्होंने लड़ाई झगड़े तो जीवन में बहुत देखे थे, सभी लोग बातें तो न जाने कहां कहां तक पहुंचने की करते थे, पर अंततः परिणति सब मंगलमय ही देखी थी। पर अब खुद के साथ यह घटित होते देख वे बिल्कुल टूट ही गए। वे ताऊजी को लेकर विवेक के घर गए भी, पर कोई परिणाम नहीं निकला। इसी तरह दिन गुजरने लगे। माँ बाप की हालत देखकर आरती का कलेजा मुंह को आ जाता था। उसे लगता था कि वही इस हालत के लिए जिम्मेदार है। एक गहरा अपराधबोध उसे अंदर तक हिला देता था। वह मन ही मन घुटने लगी। उधर अम्मा बाबूजी व अर्जुन भी उसकी यह हालत देखकर दुखी थे, पर उन्हें भी कुछ नहीं सूझता था। उन्होंने उससे भी आगे पढ़ने के लिए जबरदस्ती फार्म भरवा दिया। उधर मुकदमा चलने लगा और फिर एक दिन तलाक भी हो गया। आरती ने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। इंसान के जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो उसे लगता है कि वो उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, पर वह स्वयं नहीं जानता कि उसके मन में सहने की कितनी असीम शक्ति मौजूद है। वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करने लगी। इसी तरह काफी समय निकल गया। अर्जुन की शादी की बात चलने लगी। लोग बातचीत करने आते, पर आरती का सवाल प्रश्न चिन्ह की तरह सबके सामने खड़ा हो जाता था। आरती को बस लगता कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। अर्जुन को भी उसकी बहुत चिंता थी।
उसने इमाम बाबूजी पर जोर डाला कि वे दीदी को पुनर्विवाह के लिए राजी करें। आरती इस बात को सुनकर बहुत भड़की, चिल्लाई। उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, पर फिर जब अम्मा उसके कमरे में आकर रोने लगी तो उसे लगा बस अब वो उनकी इच्छाएं पूरी करके ही उन्हें तार सकती है। उसने खुद को नदी में बहती हुई लकड़ी की तरह छोड़ दिया जिसे धारा बहाती ले जा रही है। बस जल्दी ही शादी हो गई। न कोई उमंग उल्लास, न कोई धूम धड़ाका, बहुत ही सीधे सादे ढंग से। उसने वरमाला के समय ही तो दूल्हे को पहली बार देखा, पर कोई एहसास उसके मन में नहीं जगा। बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पल पल वह रस्में दोहराई जा रही थीं। हवनकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। छोटी व सूखी लकड़ियां चटक चटक कर जल रही थीं। कैसी किस्मत है उसकी, यही सब दोबारा दोहराना पड़ रहा है। 7 फेरे, पहली और किसी के साथ वचन, अब किसी और के साथ। पहले भी तो पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारित किए गए थे, किसी ने मना नहीं किया था। क्यों नहीं निभा पाए इस वचन को? ऐसा क्यों हो जाता है? पंडित जी ने सिक्के में सिंदूर भरकर आदित्य को पकड़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए आरती की मांग में सिंदूर भर दिया। उसकी सूनी मांग एक बार फिर सिंदूर से चमकने लगी। सिक्के का सिर पर स्पर्श होते ही उसे अजीब सा लगा। क्यों दोहराया जा रहा है उसके साथ ये सब? क्यों कोई मंत्र इतना ताकतवर नहीं रहा कि वो उसके सिंदूर को बचा पाता? छोटी छोटी बातें उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ गईं, तो फिर उसकी आंखें गीली हो गईं। और फिर वह विदा होकर पति के घर आ गई, ठीक वैसे ही जैसे कभी इमाम बाबूजी का साथ छोड़कर विवेक के साथ चल दी थी। तब भी यही दोहराया गया था कि यही पति परमेश्वर है, ये घर ही सब कुछ है, अब ये ही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें मोक्ष तभी मिल पाएगा जब तुम्हारी अंतिम यात्रा पति के कंधों पर जाएगी। पर विवेक ने तो जीते जी मोक्ष दिला दिया, जीते जी उसकी अंतिम यात्रा संपन्न करा दी। और अब यह नए घर में अब वो फिर पति के कंधों पर चढ़कर मोक्ष की कामना करेगी। तभी दरवाजे की आहट से वह चौंक गई। आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, क्यों अंधेरा कर रखा है? वह क्या कहती, बस चुप ही रही। आदित्य ने आरती को सोफे पर बिठाया और खुद भी सामने सोफे पर बैठ गया। तुम परेशान हो? वो फिर कुछ नहीं बोली, बस आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आरती, पता नहीं तुम क्यों अपराधबोध से ग्रसित हो। इतनी बड़ी दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं, सबकी मानसिकता अलग अलग है। यदि इमाम बाबूजी ने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जिसके मापदंडों पर तुम खरी नहीं उतर सकी, तो क्या तुम अपने आप को खत्म कर लोगी? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने केवल भौतिकवादी मापदंडों के आगे तुम्हें नकार दिया, तुम्हारी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझा। एक ऐसे व्यक्ति के दिए गए कटु अनुभव को तुम क्यों जिंदगी भर संजो कर रखना चाहती हो? वो एक क्षण रुका और आरती के आंसू पोंछते हुए बोला, जीवन में हम दिन रात देखते हैं, इतनी विसंगतियों से भरा है जीवन। हर पल कहीं न कहीं किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ घटता ही रहता है। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? क्या वह किसी दूसरे के द्वारा की गई गलत हरकत से अपने अस्तित्व को मिटा डाले? कोई दूसरा अगर बुरा निकल जाए तो क्या तुम अपने सारे जीवन को अभिशप्त कर लोगी? वह रोने लगी, नहीं, पर मुझे लगता है कि आपके साथ कहीं नाइंसाफी तो नहीं हुई है। मैं आपके लायक, तुम भी बस। आदित्य बीच में ही बोला, अगर तुम्हारे साथ पहले कुछ घट गया हो जिसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तो क्या तुम्हारे व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया? आरती, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तुम्हारी सहजता, सौम्यता, सभी कुछ अच्छा है। व्यक्तित्व का मूल निर्माण आदमी के आंतरिक गुणों से निर्मित होता है। अगर हमारे बाहरी जीवन में कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हो गए। और सही बात तो मैंने तुमसे शादी कोई सहानुभूति की वजह से नहीं की। मैंने तुम्हें देखा, तुम अच्छी लगी, बस यही पर्याप्त है। पर अब आज से नया जीवन जीने का संकल्प लो। बीते हुए कल की छाया कहीं से अपने जीवन पर मत पड़ने दो। अब तुम्हें मेरे साथ जीना है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आरती क्या कहती,
उसे लग रहा था कि उसके जीवन पर छाई कुहासे की परत धीरे धीरे हटती जा रही थी। वह आदित्य से लिपट गई और उसके सीने में मुंह छिपा लिया। उसके आंसू निकलकर आदित्य के सीने पर गिर रहे थे। उसे लगा कि उसकी पुरानी जिंदगी की कड़वाहट आंसुओं से धुलती जा रही थी। अब आरती खुश थी, बहुत खुश। तो दोस्तों, आपको ये प्रयास कैसा लगा? कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।